नमस्कार, प्रदेश है 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। 26 महीने और 22 दिनों से खुली हवा में सांस लेने की आस लगाए सपा विधायक आजम खां के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से राहत की बड़ी खबर आई। देश की सर्वोच्च अदालत ने सपा विधायक आजम खां को आज अंतरिम जमानत दे दी है और कल सुबह 7 बजे आजम खां सीतापुर जेल से बाहर आ सकते हैं। आजम खां रामपुर जिला कोर्ट में आज आजम खां की रिहाई का परवाना सीतापुर जेल के लिए भेजा जा चुका है। रामपुर कोर्ट से रिहाई ऑर्डर लेकर आजम खां के वकील आज आजम की पत्नी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम भी सीतापुर के लिए रवाना हो चुके हैं और आज देर रात या फिर कल सुबह तक ये परवाना सीतापुर जेल पहुंचते ही आजम खां के जेल से बाहर आने की औपचारिकता पूरी हो जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से आए अंतरिम जमानत के फैसले से आजम खां के परिवार ने राहत की सांस ली है, क्योंकि 26 महीने से सीतापुर की जेल में बंद आजम खां को एक के बाद एक मामलों में जमानत तो मिलती रही, लेकिन वो जेल से बाहर आने में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये तय हो गया है कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आजम खां जेल से बाहर आने वाले हैं। और उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। उबैदुर, और बताएं कि क्या अपडेट है? समय तय हो चुका है, कल बाहर आ रहे हैं आजम खां, ये तय है अब लगभग? जी हाँ, बिल्कुल। आजम खान लगभग 27 महीनों के बाद जो है सीतापुर जेल से कल रिहा हो जाएंगे। उनका जो परवाना है वो रामपुर की जिला अदालत से जारी हो चुका है और उनके जो वकील हैं वो उसको लेकर के जो विशेष व्यक्ति के साथ में डाक से जा रहा था, जो सीतापुर जेल पहुंचेगा रात में किसी वक्त, और सुबह सवेरे 7 बजे या 8 बजे के आसपास आजम खान को सीतापुर जेल से रिहा किया जा सकता है। सारी औपचारिकताएं पूरे हो गई हैं यहाँ पर रामपुर में, और जो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट है वहाँ से परवाना जारी हो गया है उनके रिहाई का। हालांकि सरकारी वकील ने कोशिश की थी कि उनको कुछ मामलों में पूछताछ के लिए हिरासत में दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी किसी दलील को नहीं माना है और आजम खान को अब सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कल सुबह सवेरे जो है आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल। और उबैदुर रहमान, जहां आजम खान की रिहाई का इंतजार उनके परिवार के लोग और समर्थक तो कर ही रहे थे, लेकिन उनके बाहर आने पर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि वे आएंगे तो समाजवादी पार्टी में रहने का, या फिर जो विवाद उन्हें लेकर उनकी नाराजगी और नजरअंदाजगी पार्टी में हो रही है, इसे लेकर काफी कुछ हुआ, बहुत बयान आए। तो उनके बाहर आने से इन तमाम चीजों के ऊपर भी चर्चा और बयानबाजी शुरू हो जाएगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि बेकरारी है आजम खान के जेल से बाहर आने की। जहां उनका परिवार इस बात के लिए बेकरार है कि आजम खान लंबे समय से जेल में हैं, वो बाहर कब आएंगे, वहीं समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो या अन्य दल हो, उन सब में ये बेचैनी और बेकरारी है कि जेल से आने के बाद आजम खान जिस तरह से नाराज बताए जा रहे हैं अखिलेश यादव से, तो क्या उनका अगला कदम होगा। क्योंकि भाजपा की भी नज़र इस पर है कि अगर आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष है, उसको बड़ा झटका लगेगा। उसके अलावा जो अन्य दल हैं, चाहे कांग्रेस हो या रालोद हो या शिवपाल यादव की पार्टी हो, वो सब ये कोशिश करेंगे कि आजम खान उनके साथ आ जाएं। जैसे पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का भी ट्वीट आजम खान के समर्थन में आया था। तो बहुजन समाज पार्टी हो, रालोद हो, कांग्रेस हो या जो भी अन्य दल हैं, वो सब इस कोशिश में हैं कि अगर आजम खान बाहर आते हैं और जिस तरह से वो नाराज बताए जा रहे हैं, अगर वो कोई कदम उठाते हैं तो हर दल ये चाह रहा है कि आजम खान उनके साथ लग जाए, उनके साथ जुड़ जाए, ताकि उनका जनाधार, आजम खान का जनाधार जो है उस पार्टी को मिल जाए। तो ये एक बड़ा जो राजनीतिक डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा जब आजम खान आएंगे। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, क्या बयान देते हैं, उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अखिलेश यादव हालांकि ये कह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पर नजर रहेगी और आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उबैदुर इस पूरी जानकारी के लिए। तो आजम खान तकरीबन 27 महीने के बाद जेल से अब बाहर आएंगे। वे 27 महीनों से जेल में बंद हैं। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार भी आजम खान से मुलाकात नहीं की। ऐसा करने पर अखिलेश और समाजवादी पार्टी पहले से ही आजम की अनदेखी के आरोप झेल रही है, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट से आजम खान की जमानत पर फैसला आया तो सपा ने इस पर प्रतिक्रिया देने में बिल्कुल भी देर की है। यहां तकरीबन आज 6 घंटे के बाद समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और इस फैसले को अन्याय पर न्याय की जीत बताया है कि न्याय की जीत हुई है। आजम खान की रिहाई के बाद अखिलेश के रामपुर जाकर उनसे मिलने के सवाल पर आजम खान की पत्नी ने जो जवाब दिया उसमें आजम परिवार की अखिलेश को लेकर नाराजगी साफ झलक रही है।
अखिलेश यादव का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि आज़म खान घर आ जाएंगे तो मैं उनसे मिलने रामपुर जाऊंगा, तो क्या आप स्वागत करेंगे? देखिए, उनकी मर्ज़ी है, अगर आएंगे तो जाहिर है जो घर में मेहमान आएगा उसका स्वागत है। कई नेता इस दौरान आपसे मिलने आए, आपके घर पर मिलने आए, उनको क्या कहना चाहेंगे, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनका? हाँ, जाहिर है जिन लोगों का भी हमें सहयोग रहा है, नेताओं का सहयोग रहा है, मैं उन सबकी ही शुक्रगुजार हूँ। पिछले दिनों ऐसी खबरें आई थी कि समाजवादी पार्टी से आपका परिवार नाराज़ चल रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, अब इन सब चीज़ों के जवाब तो आज़म साहब खुद देंगे आने के बाद। वहीं आजम खान की जमानत को लेकर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कहा है कि भाजपा ने राजनीतिक बदले की भावना से फर्जी मुकदमे लगाकर 28 महीने जेल में उत्पीड़न किया। इतना ही कहूँगा कि आजम को बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं, और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था, है और हमेशा रहेगा। और हम ऐसा मानते हैं कि इसमें सत्य की ही जीत होगी, और पूरा विश्वास है हमें भगवान पर कि इस मामले में जिस तरीके के तथ्य सामने आए हैं, उसको जिस तरीके से हाईकोर्ट ने माना है, हाईकोर्ट ने मानकर आजम के बेटे की विधायकी को छीना था, उसी तरीके से आजम को इस मामले में सजा होगी, ऐसा मानना। उधर कल सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से ज्ञानवापी मामले की सुनवाई होने जा रही है। कल दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में विष्णु जैन ने सुनवाई टालने की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कल यानी शुक्रवार तक का वक्त मांगा था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को हलफनामा पेश करने के लिए वक्त देते हुए अब सुनवाई के लिए कल की तारीख मुकर्रर कर दी है। तो कल सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की अहम सुनवाई होनी है। कल दोपहर 3 बजे 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। हिंदू पक्ष ने आज जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा, जिसके बाद अब ये समय दिया गया है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से मामले की तुरंत सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को भी एक्शन न लेने को कहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में अब ज्ञानवापी मामले की अहम सुनवाई है और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कदम उठाता है। दोपहर 3 बजे का इंतजार है जब 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। तो कल ज्ञानवापी केस में एक बड़ा दिन है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुना जाएगा। वहीं काशी से लेकर दिल्ली तक तमाम कानूनी दावपेचों से गुजरते हुए आखिरकार ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण तो हो गया और सर्वे रिपोर्ट अब वाराणसी जिला कोर्ट में पेश भी की जा चुकी है। लेकिन सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 14, 15 और 16 मई को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की जो रिपोर्ट पेश की, उसमें मस्जिद के वजू खाने में मिले काले पत्थर को लेकर कई अहम खुलासे हुए। तो ये खुलासे हैं, कितने खुलासे हैं और इनमें क्या क्या शामिल है ये आप जान सकते हैं। दरवाजों का इसमें जिक्र है, क्या कुछ देखा गया है। तहखाने में पुराने तरीके के 4-4 खंबे मिले हैं। तहखाने के अंदर यहां खंभों की ऊंचाई 6-6 फीट की थी। ये दूसरा खुलासा है। खंभों पर नीचे से ऊपर तक घंटी, कलश और फूल की आकृतियां देखी गई हैं। तीसरा खुलासा क्या है ये जान लीजिए। तहखाने के अंदर 2-2 खंबे नई ईंटों से बनाए गए थे। ये इस सर्वे रिपोर्ट में शामिल है। एक खंबे पर पुरातन हिंदी भाषा में 2 फीट का यहाँ दफ्ती का भगवान का फोटो जमीन पर मिला है और तहखाने की दीवार और पिलर पानी से भीगे हुए थे। ये इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। 2-3 ट्रॉली मलबा जमीन पर बिखरा हुआ पड़ा मिला। तहखाने के अंदर 2-2 खंबे नई ईंटों से बने थे। ये तीसरे खुलासे के अंदर शामिल है। क्या कुछ बड़े खुलासे इस रिपोर्ट के माध्यम से हो रहे हैं ये आपको बता रहे हैं। चौथा खुलासा, तहखाने में 100 नई ईंटें बिखरी पड़ी थी। ये इसमें शामिल है। सर्वे रिपोर्ट के अंदर ये बकायदा लिखा है तहखाने की जमीन पर बड़े पत्थर का टुकड़ा मिला है। इसके अलावा पत्थर का टुकड़ा 9 फीट 4 इंच गुना 4 फीट का है। और देखिए तहखाने के अंदर गीली मिट्टी का ढेर भी मिला, ये भी सर्वे में शामिल है। पांचवा खुलासा, नंदी के ठीक सामने 18 फीट दूरी पर खुला रास्ता मिला है। नंदी के सामने वाले रास्ते पर कोई दरवाजा नहीं। नंदी के सामने वाले रास्ते की ऊपरी चौखट का जिक्र, आमने सामने वाले रास्ते पर ऊपर घंटी दिखी है। नंदी के ठीक सामने 18 फीट दूरी पर यह रास्ता भी खुला मिला है। पांचवें खुलासे के भीतर क्या शामिल है ये आप जान रहे हैं। और उधर जुमे की नमाज को लेकर कल यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल
बोर्ड की तरफ से ये अपील की गई थी, जिसे लेकर यूपी में अलर्ट अब जारी किया गया है। दरअसल यहां बोर्ड की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद के लिए दुआ की अपील की गई थी। सभी मस्जिदों में दुआ करने की अपील की गई थी। आला अधिकारियों की बैठक के बाद अलर्ट का फैसला हुआ है। सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं। वाराणसी और मथुरा में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश हैं। साथ ही मस्जिदों के आसपास विशेष सुरक्षा बंदोबस्त के आदेश दिए गए हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने के लिए धर्म गुरुओं से अपील भी की जाएगी। तो ये अलर्ट यूपी में कल के लिए जारी कर दिया गया है। लिहाजा कल जैसे जुमा है, तो जुमे के मौके पर भी जो सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही हैं, हर बात पर भरोसा ना करें। किसी किस्म के अभी एहतिजाज या किसी किस्म के डिमॉन्स्ट्रेशन की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। हमें अपने मुल्क के कानून पर पूरी तरीके से भरोसा रखना है, अमन अमान कायम रखना है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद अब मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। लोग अब जन्मभूमि का सर्वे कराए जाने की मांग करने लगे हैं। मथुरा की एक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। आज कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए इसे मंजूर कर लिया है। 1 जुलाई को इस पर अब सुनवाई भी होगी। याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को यहां मुक्त करने की मांग रखी है। कहा गया है कि श्री कृष्ण विराजमान की कुल 13.37 एकड़ जमीन में से तकरीबन 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थापित है। जी, आज हरि शंकर जैन जी के बाद में आज कोर्ट ने हमको बिल्कुल विजयी माना। कोर्ट ने हमारा रिवीजन अलाउ कर दिया और जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है उसे टर्न डाउन किया, उसे ख़त्म कर दिया, निरस्त कर दिया और हमारा रिवीजन अलाउ हुआ। मीनिंग देयर बाय अब लोअर कोर्ट में जो दावा हमारा था, जो हमने पहले दायर किया था, वो चलेगा। अब डेट तो रिवीजन माने डालने के बाद रिवीजन से फाइल लोअर कोर्ट में आएगी, उसके बाद में मालूम पड़ेगा कि डेट कौन सी पड़ेगी। सुनवाई पहले हो चुकी थी। जनपद न्यायाधीश महोदय ने अभी हाल ही में सभी पक्षों को बुलाकर, अधिवक्ताओं को बुलाकर यह बताया है कि रिवीजन स्वीकार किया जाता है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो प्लेंटिफ को राइट टू सू न मानते हुए सूट खारिज किया गया था, अब जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा चूंकि रिवीजन स्वीकार कर लिया गया है, इसीलिए प्लेंटिफ को राइट टू सू है और आगे मुकदमा प्रोसीड होगा। नोएडा की बहुचर्चित निठारी कांड के एक और मामले में सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत ने मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोहली को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे अभियुक्त मुनिंदर सिंह पंधेर को देह व्यापार के धंधे में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों अभियुक्त डासना जेल में पहले से ही कई मामलों में सजा काट रहे हैं। उधर यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी और उसके भाइयों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब मुख्तार अंसारी की पत्नी और उसके सालों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके सालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी हैं। मुख्तार की पत्नी और उनके भाइयों पर जमीन पर जबरन कब्जा करके गोदाम बनाने के मामले में मऊ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। मऊ के यहां एसपी का कहना है कि मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी और 2 सालों को गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। सर्विलांस टीम एक्टिव कर दी गई है। मुख्तार अंसारी की पत्नी और सालों पर आरोप है कि उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन डरा धमकाकर अपने नाम करा ली, जिसके बाद पुलिस ने अवैध कब्जे को मुक्त कराते हुए अफशा अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बढ़ते हैं आगे। कानपुर के नवीन नगर में अवैध कब्जादारों पर नगर निगम का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। यहां कई सालों से नाली, फुटपाथ, सड़कों पर कब्जा करके लोग रह रहे थे। कई बार इस बाबत नोटिस भी चस्पा किया गया, इन्हें हटने के बारे में कहा गया था, बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तो आज नगर निगम के जोन 5 में बुलडोजर चल रहा है। इस अतिक्रमण के चलते नगर निगम यहां पर निर्माण कार्य नहीं करवा पा रहा था, जिसके टेंडर भी हो चुके थे। करीब 25 परिवारों ने यहां कब्जा करके घर बना रखे थे। इसमें से कई लोगों के पास दूसरी जगह अपने घर हैं, ऐसा भी बताया जाता है। मेरठ की सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान का कोर्ट में सरेंडर हो चुका है। दरअसल एडीजे 17 की कोर्ट में अतुल प्रधान ने सरेंडर किया है। 2011 में
बसपा सरकार के शासनकाल में मेडिकल थाने में अतुल प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय ही अतुल प्रधान ने जमानत करा ली थी। मुकदमा ट्रायल पर आने के बाद अतुल प्रधान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उसके बाद 2013 में कोर्ट ने वारंट जारी कर दिए थे। इस पर विधायक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इधर उन्नाव में सपा नेता चोरी के वाहनों को अवैध रूप से काटते से ये पकड़ा गया है। यहां पुलिस ने छापेमारी की है और बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, पिकअप, टेम्पो और अन्य वाहनों की अधकटी बॉडी और कीमती पुर्जे बरामद किए हैं। ये सपा अल्पसंख्यक मोर्चा मोहान विधानसभा का है, जहां अध्यक्ष मुख्य अभियुक्त मुन्ना वारिस है। सपा नेता और उसके पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हसनगंज कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक राकेश कुमार हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। राकेश कुमार पर चीफ इंजीनियर रहते हुए वित्तीय अनियमितता के आरोप है। नोएडा के चीफ इंजीनियर रहते हुए वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं, जिसके बाद इन्हें हटा दिया गया है। तो भ्रष्टाचार पर सीएम योगी की एक और कार्रवाई देखने को मिली है। राकेश कुमार पर चीफ रहते हुए वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे, जिसके बाद अब ये एक्शन लिया गया है। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और कार्रवाई की है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक को पद से हटा दिया गया है। और इस बीच बीजेपी की बैठक से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी। कल बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जयपुर में होगी। कल सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही परसों सभी संगठन महामंत्री मौजूद रहने वाले हैं बैठक में। बैठक में तमाम राज्यों में बीजेपी के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। सरकार की योजनाओं के लाभान्वित क्या सोचते हैं सरकार पर, इस बारे में चर्चा होगी। इस बैठक के अंदर नए वोटर्स को पार्टी से जोड़ने और बीजेपी के प्रचार में आगे की कार्य योजना को लेकर चर्चा होनी है। अगले 3 महीने में बीजेपी के प्रचार और लोकसभा के लिए संगठन को मजबूत करने पर भी विमर्श होगा।